आप सबको नमस्कार। स्टडी लोक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2022 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी किया गया है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये है क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी क्यों किया जाता है। तो भूख यानी कि पूरी दुनिया में जो भूखमरी है उसको 3 स्तरों पर मापा जाता है। उसको ज्ञात करने की ये विधि है। भूख, पूरी दुनिया में भूख का क्या हाल है, कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, तो उनको 3 स्तरों पर पता किया जाता है। वो 3 स्तर कौन से हैं? वैश्विक स्तर पर पहला लेवल हो गया कि ग्लोबल लेवल पे देखा जाता है कि पूरी दुनिया में भूखमरी का क्या स्थिति है, उसका क्या आलम है। और फिर दूसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हो गया वैश्विक स्तर पर, और दूसरा जो क्षेत्र है यानी दूसरा जो स्तर है वो है क्षेत्रीय स्तर, रीजनल लेवल। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में क्या कंडीशन है भूख की, कितने लोग भूखमरी के शिकार हैं, क्या स्थिति है वहाँ की। अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या स्थिति है, अफ्रीका एशिया में क्या है, या फिर दक्षिण एशिया में क्या है। तो ये हो गए रीजनल लेवल। फिर तीसरा स्तर होता है राष्ट्रीय स्तर। किसी देश में भूखमरी का क्या स्तर है, जैसे भारत में भूखमरी का क्या स्तर है, इंग्लैंड में क्या है, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, श्रीलंका में क्या है। तो ये हो गए क्षेत्र, ये हो गए राष्ट्रीय स्तर किसी देश के लेवल पे। मान लीजिए इंडिया का हमने देख लिया, यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे क्या कंडीशन है। यहाँ पे हम किसी कॉन्टिनेंट को ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन को ले सकते हैं, एक एरिया को ले सकते हैं। तो वो हो गया। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि साउथ अमेरिका में क्या कंडीशन है, या साउथ एशिया में क्या कंडीशन है, या फिर अफ्रीका में क्या स्थिति है। तो ये 3 स्तर हैं जिन पर भूखमरी की स्थिति देखी जाती है, पता की जाती है। तो उसी की ये विधि है, उसी का एक मेथड है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक सूचकांक निकाला जाता है, कुछ दुनिया भर के कुछ देशों को शामिल किया जाता है इसमें। जैसे जो 2022 की रिपोर्ट आई है, इसमें 121 लोगों को शामिल किया गया है, 121 देशों को शामिल किया गया है। इन 121 देशों को शामिल 136 देशों को किया गया था, लेकिन जो अवेलेबल डाटा था उसके बेसिस पे इन्होंने 121 लोगों को रैंकिंग, 121 देशों को रैंकिंग प्रदान की है। 1 से लेके 121 की रैंकिंग दी है इन्होंने। अब आगे देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है उसको जारी कौन करता है, जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो इसको 2 एनजीओ जारी करते हैं। तो दोनों एनजीओ जो हैं वो यूरोप के हैं, दोनों एनजीओ यूरोप के हैं, और हर साल ये अक्टूबर में जारी की जाती है। पहले एनजीओ का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, पहले एनजीओ का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरे एनजीओ का नाम है वेल्थ हंगर हेल्प। ये 2 एनजीओ हैं यूरोप के जो इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, और हर साल ये अक्टूबर में जारी की जाती है। अब किस बेसिस पे ये स्कोर दिया जाता है। तो इन्होंने इनके 4 इंडिकेटर हैं जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, वो उस पर 4 इंडिकेटर रखे जाते हैं, जिनको ये 4 आधार सूचक हैं, बेस इंडिकेटर्स हैं, जिनके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस अलग अलग कंट्रीज को स्कोर दिया जाता है। तो पहला जो इंडिकेटर है वो है अल्प पोषण, यानी कि वो स्थिति जिसमें इनकी कैटेगरी है कि 1800 कैलोरी पर डे, 1800 कैलोरी पर डे से अगर किसी व्यक्ति को कम मिल रहा है, जो भोजन मिल रहा है वो दिन भर में किया गया जो भोजन है उससे उसको प्राप्त होने वाली कैलोरी जो है, ऊर्जा है, वो 1800 कैलोरी से कम है, तो यानी वो अल्प पोषण की स्थिति में, उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, नूरिशमेंट नहीं मिल पा रहा, तो अंडर नूरिश कहा जाता है वो व्यक्ति। तो वो स्थिति एक इंडिकेटर हो गया अल्प पोषण का। एक दूसरा इंडिकेटर है बाल बौनापन। बाल बौनापन का मतलब हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, यानी किसी व्यक्ति की जो आयु है, आयु के हिसाब से उसका कद छोटा है, यानी 10 साल पे जिसकी उम्र जो होनी चाहिए, 10 साल पे जिसकी हाइट जितनी होनी चाहिए, जितनी लंबाई होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो कम है, अपनी एज के हिसाब से उसकी आयु कम है, और ये एज के हिसाब से उसका कद कम है, माफ़ कीजिएगा, उस किसी बच्चे की
एज कितनी है और उसका कद कितना है, उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट कम है। और ये नापा किन में जाता है, ये देखा जाता है 5 साल से कम के बच्चों में। यानी ये जो भी ये कैलकुलेट किया जाता है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखा जाता है जिनकी आयु 5 साल से कम है। ये एक तरीके का रेशियो कह सकते हैं कि हाइट अपॉन एज का है, कि एज के हिसाब से हाइट का कम होना। ये कैटेगरी कहलाती है बाल बौनापन, चाइल्ड स्टंटिंग। फिर इसमें एक तीसरा इंडिकेटर है जिसको बोलते हैं बाल अल्प भारता। भार मतलब कि उसका वेट और अल्प मतलब कि कम। तो बाल अल्प भारता, चाइल्ड वेस्टिंग, किसी बच्चे का जो ये भी 5 साल के कम के बच्चे पे मापा जाता है। 5 साल के कम के बच्चों को ही कंसीडर किया जाता है इस कैटेगरी में। तो कद के अनुसार वजन में कमी, यानी जितनी व्यक्ति की हाइट है उसके हिसाब से उसका वजन कम है, जितना होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट है, 4.5 फीट या 3.5 फीट, और उसका वजन होना चाहिए 25 किलो या 30 किलो, और उससे वजन कम होना, ये भी 5 साल के बच्चों में देखा जाता है। तो ये तीसरा इंडिकेटर था बाल अल्प भारता। फिर एक चौथा इंडिकेटर है बाल मृत्यु दर। प्रति 1000 बच्चों, ये भी 5 साल पे देखा जाता है, प्रति 1000 जीवित जन्म के बच्चों पर होने वाली मौतें, चाइल्ड मॉर्टेलिटी। 1000 बच्चों ने जन्म लिया, जीवित बच्चों ने, और इसमें वही बच्चों को कंसीडर किया जाता है जिनका जन्म से पहले, मतलब वो मरे हुए बच्चे नहीं होते, जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं। तो 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मृत्यु हुई, ये है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो ये 4 इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को स्कोर दिया जाता है। और वो स्कोर होता कितना है, 1 से लेके 100 तक का स्कोर हो सकता है। और पूरे जो इनका स्कोरिंग की जाती है उसमें जो इंडेक्स बनाई जाती है, सूचकांक बनाया जाता है, उनमें इन्होंने 5 कैटेगरी रखी हुई हैं, 5 श्रेणियां इन्होंने निर्धारित कर रखी हैं। जो 1 से 100 तक की रैंकिंग है, 1 से 100 तक का जो स्कोर है, इस स्कोर को इन्होंने पहली कैटेगरी रखी है कम, यानी लो या निम्न स्तर इसको बोल सकते हैं। 9.9 से कम या इसके इक्वल का स्कोर जो होता है तो वो इस कंट्री इस कैटेगरी में आता है। फिर एक मध्यम, दूसरा इसका जो श्रेणी है, दूसरी श्रेणी, तो इसमें 10 से लेके 19 तक का स्कोर जिस कंट्री को मिलता है वो मध्यम श्रेणी में आता है। फिर गंभीर, 20 से लेके 34.9 तक का स्कोर जिसको मिलता है वो कंट्री गंभीर श्रेणी में आता है। फिर खतरनाक, अलार्मिंग, ये वो श्रेणी है जिसमें 35 से लेकर 49.9 तक स्कोर किसी देश का होता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। फिर एक होता है कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति, अत्यधिक चिंताजनक, एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन। ये जो कैटेगरी है वो होती है कि 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर तक का स्कोर अगर किसी देश का है तो इस तरह की ये 5 श्रेणियाँ हैं। इन 5 श्रेणियों में 1 से लेकर 100 तक की रैंकिंग, 100 तक के स्कोर के बेसिस पे उनकी रैंकिंग दी जाती है, इस कैटेगरी में रखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो 2022 की रिपोर्ट आई है, अक्टूबर 2022 में जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से कुछ उसके की पॉइंट्स हैं कि पूरे ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है। तो इसमें ये कहा गया है कि युद्ध, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वो, और कोविड-19 की जो महामारी 2019 दिसंबर से शुरू हुई और अभी तक उसका प्रभाव दिख रहा है पूरी दुनिया पे, तो इसके ये सब कारण रहे कि भुखमरी के विरुद्ध जो देशों का संघर्ष था, जो उनकी लड़ाई चल रही थी कि भुखमरी के खिलाफ जो भी वो अचीव करना चाहते थे वो कमज़ोर हुई है। तो देशों की जो योजनाएं थी, जो भी वो काम कर रहे थे, तो वो सब फंसे हुए हैं अलग अलग, जैसे यूरोप और रूस, यहाँ पे दोनों जगहों पे देखें तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है एक बड़ा दुष्प्रभाव डाल रहा है, तो सारा फोकस अभी वहाँ पे लगा हुआ है। और कोविड महामारी, पूरी दुनिया जो है वो घुटने पे आ गई। तो इन सब के कारण जो भुखमरी के अगेंस्ट जो संघर्ष है वो कमज़ोर हुआ है, फिर उनके प्रयास जो है कमज़ोर हुए हैं। फिर एक दूसरा कि खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हुआ है। दुनिया का फोकस बाकी चीज़ों पे रहा तो खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हुआ, और खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न होने का सीधा जो असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो किस पे पड़ेगा? भूखमरी बढ़ेगी, लोगों की भूख का इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हुआ है। जितनी चाहिए उतना अन्न, उतनी खाने पीने की चीज़ें
उतनी फसलें, उतनी सब्जियां, उतने फल, जो भी उनकी आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए एक दिक्कत हुई है। इनमें रीजनल लेवल पे देखते हैं तो अफ्रीका, जो अफ्रीका पूरा महाद्वीप है, और दक्षिण एशिया, इनमें भुखमरी उच्च स्तर पर है। तो ये जो है चिंताजनक स्थिति है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में अफ्रीका और दक्षिण एशिया, इनमें भुखमरी का स्तर उच्च है। ये कुछ की फैक्ट्स थे जो ग्लोबल लेवल पर इस रिपोर्ट का रिजल्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हम भारत को लेकर देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो पहली बात तो भारत को जो रैंक मिली है वो 107वीं रैंक मिली है। जो 121 देशों को स्कोर दिया गया है, सूचकांक में रैंक दी गई है, उनमें से भारत की जो स्थिति है वो 107वीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत के बारे में कहा क्या गया है कि भारत अल्पभारता और अल्प पोषण में खराब स्थिति में। जो हमने भी बात करी थी अल्पभारता की, जितनी हाइट है और उस हिसाब से जितना वेट होना चाहिए वो कम होना, वो अल्पभारता की स्थिति है। तो भारत में एक समस्या बनी हुई है इस बात की, ये एक पॉइंट है नोट करने वाला। फिर अल्प पोषण, यानी कि जितना न्यूट्रिशन लेवल होना चाहिए पर डे के खाने में, जैसे हमने भी बात करी थी कि 1800 कैलोरी प्रतिदिन के भोजन में मिलना चाहिए, तब माना जाता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण की स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर इससे कम मिल रहा है तो अल्प पोषण की स्थिति है, अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन आ जाती है। तो इसमें भी भारत की स्थिति खराब है। एक दूसरा पॉइंट कहा गया कि बाल बौनापन, चाइल्ड स्टंटिंग, जैसे हमने कहा था कि उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई में कमी रह जाना, जितनी लंबाई होनी चाहिए इसके हिसाब से उसमें कमी रह जाना। तो एक ये समस्या भारत के बारे में ये भी कही गई कि यहाँ के जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनमें एक तो अल्पभारता की कमी, अल्पभारता की कंडीशन देखी जाती है, दूसरी बाल बौनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग की कंडीशन भी देखी जाती है। तो एक ये समस्या ये भी है। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव बात देखने को मिलेगी, आपको रिपोर्ट में कहा गया कि मृत्यु दर में सुधार हुआ है। जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट थी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, उसमें सुधार हुआ है। ये किस पे मापी जाती है? प्रति 1000 जो लाइव बर्थ होती हैं, लाइव बर्थ, जीवित बच्चों की पर देखा जाता है कि कितने बच्चों की डेथ हुई। तो भारत में इसमें सुधार देखा गया है। अगला पॉइंट कहा गया कि ये पॉइंट नहीं है, ये भारत का रिएक्शन है इस रिपोर्ट पे। भारत सरकार ने कहा, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भारत ने इस पे सवाल उठाए और कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें गलतियां हैं और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने कहा कि जो FAO है, जहाँ से ये अल्प पोषण का जो डाटा, अल्प पोषण की स्थिति आंकने के लिए जो डाटा लिया जाता है, वो खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके डाटा पे बेस्ड होते ही है ये वाला सूचक। तो FAO के आंकड़ा संग्रहण विधि, उसने कहा जो FAO आंकड़ा संग्रहण करता है, जो डाटा कलेक्ट करता है, वो त्रुटिपूर्ण है और अवैज्ञानिक भी है, यानी ये तरीका नहीं होना चाहिए। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि 1800 किलो कैलोरी जो है वो यूरोप की कंडीशन हो सकती है, कहीं अफ्रीकन उसमें अलग हो सकती है, अमेरिका में कुछ और हो सकता है, भारत में कुछ और हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि ये एक यूनिवर्सल तरीके से इसको करेक्ट कर रहे हैं, इनका एक अपना मेथड है जो हो सकता है कि बाकी जगहों पे लागू नहीं होता है, तो हम इसको अवैज्ञानिक मानते हैं, इनके तरीके को और इस रिपोर्ट को। और इस तरह से भारत ने इस रिपोर्ट को नकार दिया। इन्होंने कहा कि जो 4 सूचक हैं इनके इंडिकेटर, उसमें 4 में से 3 सूचक केवल बच्चों से संबंधित है, केवल बच्चों से संबंधित। कौन सा? जो चाइल्ड वेस्टिंग हमने देखा था, अल्पभारता, चाइल्ड स्टंटिंग देखा था, बाल बौनापन और मॉर्टेलिटी यानी जो मृत्यु दर थी। तो उन्होंने कहा ये 3 जो है केवल बच्चों से संबंधित हैं। तो ये भी त्रुटि का कारण है कि आप पूरी भुखमरी को कैसे आंक सकते हैं जब आप केवल 3 आपके इंडिकेटर हैं वो 5 साल से कम के बच्चों से संबंधित हैं। तो फिर आप कैसे पूरी भुखमरी को देख सकते हैं? तो एक वैलिड पॉइंट भारत ने ये भी उठाया है। अब हम अगले उस पर देखते हैं कि भारत ने अपने देश में, यानी भारत ने अपने यहाँ क्या क्या प्रयास किए हैं भुखमरी को समाप्त करने के लिए। तो भारत के यहाँ भारत में एक प्रोग्राम चलता है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ईट राइट इंडिया मूवमेंट
ये कुछ हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं समझने के लिए कि भारत कहाँ कहाँ पर भूखमरी से निपटने के प्रयास कर रहा है और कौन कौन से तरीके अपना रहा है। तो एक अभियान चलता है भारत का ईट राइट इंडिया मूवमेंट, फिर एक पोषण अभियान चलता है। अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत ने 2013 में ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित किया था, तो एक ये भी भारत में लागू है। फिर एक मिशन इंद्रधनुष चलता है, ये सीधे भूखमरी से लागू से संबंधित नहीं है, लेकिन ये क्या है, टीके जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इंडिया का, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, उससे संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, ताकि बच्चों की जो हम यहाँ पे मृत्यु दर की बात कर रहे थे, वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट CMR, तो वहाँ पे इसको कम किया जा सके तो छोटे बच्चों को ये टीकाकरण से संबंधित है। फिर अगला एक पॉइंट नोट करते हैं कि अगला प्रोग्राम है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, या और जिनको पोषण की ज़रूरत है तो उनको प्रॉपर पोषण देने के लिए प्रॉपर उनको आहार मिले और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 2017 में प्रारंभ की गई थी, तो एक ये भी प्रोग्राम चल रहा है भारत में। फिर एक फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलता है भारत में। ये क्या है, ये जो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं जैसे दूध, चावल, नमक, इसमें देखा गया कि कुछ ज़रूरी खनिजों, विटामिन्स, इनको शामिल किया जाए ताकि उनकी पोषण मात्रा में सुधार किया जा सके, यानी उनका जो पोषण स्तर है वो बढ़ाया जा सके। कि नमक है तो उसमें आयोडीन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, दूध है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, चावल में क्या चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। तो एक ये फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी भारत चलाता है, खाद्य फोर्टिफिकेशन। फिर एक और प्रोग्राम चलता है जो काफ़ी पहले से चल रहा है, एकीकृत बाल विकास योजना, ICDS इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये 1975 में शुरू की गई थी और इसमें शामिल क्या क्या है कि 6 साल तक के बच्चे बच्चियां और 15 से 45 साल तक की जो महिलाएं हैं, वो किशोरी हैं 15 साल के आसपास की, और फिर वहाँ से लेकर 45 साल तक की जो महिलाएं हैं, इनमें जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो इन सबके पूरक पोषाहार की व्यवस्था, माफ़ कीजिएगा, पूरक पोषाहार, यानी जो उनको सामान्य खाने से नहीं मिल पा रहा है पोषण, तो उसके लिए अलग से इनको एक भोजन दिया जाता है, जैसे आंगनवाड़ी के माध्यम से या और व्यवस्थाएं हैं। तो पूरक पोषाहार की व्यवस्था है। रोग प्रतिरक्षा, यानी कि इनको वैक्सीनेशन भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, और स्वास्थ्य सहायताएं जो हैं प्रदान की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने इतनी तरह की, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है भुखमरी और स्वास्थ्य को टैकल करने के लिए, कि भारत में उसकी स्थिति बेहतर की जा सके। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 जारी की गई, उसमें टॉप रैंकर्स कौन कौन है। तो इसमें जो 136 देश शामिल किए गए थे टोटल, लेकिन जो पर्याप्त आंकड़ा था वो 121 देशों का ही मिल पाया, जिसके बेसिस पे 121 देशों को रैंक दी गई है, इनकी रैंकिंग दी गई है, इनको रैंक दी गई है। तो इसमें जो टॉप रैंकर्स कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, तो 1 से लेके 17 तक इन्होंने एक कैटेगरी रखी है। इन्होंने यहाँ से 1 2 3 न दे करके 1 से लेके जो 17 तक की रैंकिंग है उसमें 17 देशों को शामिल किया है। और इसमें कौन है, जैसे पहले नंबर पर उन्होंने बेलारूस को रखा है, लेकिन इनका नंबर पहला नहीं है, ये 1 से 17 तक एक बराबर है। ये इसमें इन 1 से 17 में शामिल कौन है, बेलारूस शामिल है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना शामिल है, और चिली शामिल है, साउथ अमेरिका का देश है, और चाइना शामिल है। और 18वें नंबर पे फिर ये 17 से अलग एक रैंकिंग है, जो 18वें नंबर पर उन्होंने 2 देशों को रखा है, कोस्टारिका को और संयुक्त अरब अमीरात को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE को। तो ये हमने देख लिया कि टॉप रैंकर्स 1 से 17 तक एक बराबर हैं, और जो इनकी रैंकिंग 5 और 5 से कम है, और 18वें नंबर पर उन्होंने इसको रखा है। फिर हम भारत की बात करते हैं कि भारत को इन्होंने 107वें पे, हमने पहले देखा था कि 121 में से 107वीं रैंक दी है, जिसका भारत ने विरोध किया और कहा है कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये भी रिपोर्ट गलत है, और इस रिपोर्ट को नकार दिया है। और फिर सबसे नीचे के रैंकिंग में इन्होंने किसको रखा है,
तो इन्होंने 121वें नंबर पे यमन को रखा है। यही आखिरी रैंकिंग है इसकी। जो आखिरी देश इस सूची में शामिल है वो यमन है। तो इसमें यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको हम देख सकते थे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से डिस्कशन के लिए ज़रूरी थी। और जो पॉइंट्स हम समझ सकते थे वो वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ जहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी थी कि रिपोर्ट किसने जारी की और इस रिपोर्ट का पर्पज़ क्या है, इसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमने देखा कि क्या कंडीशन है अभी, और टॉप रैंकर्स कौन हैं, बॉटम रैंकर्स कौन है, इंडिया की क्या पोजीशन है, और इंडिया ने अपने यहाँ कौन कौन सी स्कीम्स चला रखी हैं अभी ग्लोबल हंगर को, जो हंगर को दूर करने के लिए, भुखमरी को दूर करने के लिए। तो ये हमने देखा। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, जो जहाँ से क्वेश्चन कभी बन सकते हैं, जैसे जो भारत के पड़ोसी देश हैं तो उनकी क्या कंडीशन है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, हमसे बेहतर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने देश हमारे पड़ोस में हैं उसमें इन्होंने भूटान को तो नहीं शामिल किया है, बट नेपाल है, उसकी रैंकिंग 81 है, 81वें नंबर पे रखा है इन्होंने, 81st। फिर पाकिस्तान को 99 नंबर पे रखा है, 99 रैंक दी गई है। अफगानिस्तान को 109 रैंक दी गई है। बांग्लादेश को 84वां स्थान दिया गया है। श्रीलंका को 64वां स्थान दिया गया है। म्यांमार को 71वां स्थान दिया गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो कि अभी गृह युद्ध की स्थिति रही, कुछ दिन पहले हमने देखा, तो उसकी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग जो कि 107 है, उससे बहुत अच्छी स्थिति। तो अब ये थोड़ी सी, ये सब भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे समझने वाली बात है कि रिपोर्ट शायद कुछ त्रुटिपूर्ण है जो भारत सरकार कह रही है, लेकिन जो रिपोर्ट में कहा गया है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि नेपाल हमने देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान 109, बांग्लादेश 84 और श्रीलंका 64 और म्यांमार 71वें नंबर पर, और भूटान को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो हम देखते हैं जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है वो हमारे पड़ोस के सारे देशों में और हमें इंक्लूड करते हुए उसी की जो पोजीशन है, स्थिति है, रैंक है, वो सबसे बेहतर है। तो ये कुछ पॉइंट्स से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पसंद आया होगा। और हमारा चैनल नया है स्टडी लुक, हमारा पब्लिकेशन भी स्टडी लुक पब्लिकेशन, जिसके कंटेंट और मटेरियल्स मार्केट में आते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सबका, थैंक्स। और हम नए हैं, इसमें प्रयास कर रहे हैं कि एक क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहें और आपकी तैयारी में हेल्प कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हमें सहयोग कीजिए। कोई आपको सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें सुझाव दीजिए। और हमारी जो ईमेल आईडी है वो है studylog21@gmail.com। तो आपको कोई बात कहनी है, आप इस पर कहिए, हमसे जुड़े रहिए, और हम भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।